बड़ी खबर बताऊं आपको कि कनाडा में मोदी और ट्रंप की मुलाकात ना होना भारत में एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात होती, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई, जबकि आसिम मुनीर के साथ वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप का डिनर है। अब कांग्रेस के सहित बाकी विपक्षी दल ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मोदी ट्रंप के दोस्त हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, तो आसिम मुनीर से मुलाकात क्यों कर रहे हैं? विपक्ष ने ऐसे कई सवाल भी उठाए। विपक्ष ने विदेश नीति को फेल बताई, जिसके सरकार और विपक्ष के बीच एक सियासी द्वंद्व शुरू हो चुका है। अमेरिका में ट्रंप मुनीर की मुलाकात, भारत में गर्म हुई सियासत। मोदी ट्रंप के बीच 35 मिनट बाद विपक्ष पूछे अमेरिका किसके साथ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कनाडा में जारी G7 समिट में, जहां ट्रंप से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ट्रंप समिट बीच में छोड़कर निकल गए और इसलिए दोनों नेताओं ने फोन पर 35 मिनट बात की। कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि ट्रंप ने मोदी को गले लगाने से मना किया क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर है और ट्रंप अमेरिका जाकर मुनीर से 1-to-1 मिलने वाले। अब कांग्रेस मुनीर के साथ ट्रंप की मुलाकात और लंच प्रोग्राम को लेकर सरकार पर हमलावर। कांग्रेस ने मुनीर ट्रंप की मुलाकात को इंडियन डिप्लोमेसी के लिए ट्रिपल झटका बताया और संसदीय सत्र और सर्वदलीय बैठक की मांग। कांग्रेस का कहना यह कि भारत को पहला झटका ट्रंप का मुनीर को स्पेशल लंच के लिए बुलाना है। दूसरा, यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कोरेला का बयान, जो कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अभूतपूर्व भागीदार है, जबकि हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व अपराधी है। 10 मई से लेकर अब तक ट्रंप 14 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम में मध्यस्थता की, व्यापार को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया और भारत पाकिस्तान को एक साथ रखा। पीएम चुप रहे। अब कांग्रेस मोदी ट्रंप की बात और मुनीर से मुलाकात पर सरकार से उनका पक्ष रखने की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना यह कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैला रही है। मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट की बात हुई, सरकार इसके बारे में जानकारी दे चुकी है। भारत ने ट्रंप के सामने स्टैंड साफ किया, ना कोई मध्यस्थता और ना कोई सौदेबाजी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ब्रेक पर मध्यस्थता या ट्रेड डील पर कोई चर्चा नहीं। आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति। पीएम ने कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध मानता है। इजराइल, ईरान, रूस, यूक्रेन युद्ध और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को अगली क्वाड बैठक के लिए भारत में आने के लिए निमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। जब वो भारत लौटते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? ये नया भारत है, ना झुकता है ना एक्शन को रोकता है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत। देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं। भारत का स्टैंड स्पष्ट और मजबूत संदेश दे रहा है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रहते तो भारत में हैं लेकिन पैरवी पाकिस्तान की करते हैं। आपको बता दें कि भारत में भले ही मुनीर और ट्रंप की मुलाकात को सियासी मुद्दा बनाया जा रहा हो, कांग्रेस और सहयोगी दल पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने मुनीर की इज्जत उतारी। पाकिस्तानी वॉशिंगटन में मुनीर के कपड़े फाड़ने पर आमादा हैं, उसे हत्यारे की उपाधि दे रहे हैं। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी दोस्त हैं, जबकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन। ऐसे में ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मीटिंग पर दोनों देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन के बाद मोदी और ट्रंप की पहली बार फोन पर बात। फोन पर बात के दौरान मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रंप जो बार बार दावा करते हैं उन्हें
भारत पाकिस्तान की शांति स्थापित की। मोदी ने इस बात को लेकर भी ट्रंप को क्लियर मैसेज भेजा। मैसेज ये कि भारत को मध्यस्थता की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान के मामले में भारत मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। मोदी ने फोन पर ट्रंप से क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में पूरी सूची देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप की कंफ्यूजन दूर, मोदी से फोन पर बात, आतंकवाद पर स्टैंड साफ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर बात जरूर हुई। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मोदी और ट्रंप की पहली बातचीत हुई। ये बातचीत काफी अहम है क्योंकि 10 मई के बाद से ट्रंप अब तक 13 बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड डील के दम पर भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोका। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो ये लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी। ट्रंप के लगातार ऐसे दावों पर भारत लगातार इनकार करता रहा है और यही बात पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में भी कही। 35 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को लेकर काफी डिटेल में बात की और ट्रंप से कहा कि भारत ने ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना करता है और ना ही कभी करेगा। भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। भारत पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से देगा। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी। तनाव के दौरान भारत अमेरिका ट्रेड डील और भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषय पर बात नहीं हुई थी। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा। मोदी ने ट्रंप से फोन पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर आगे पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच इजराइल ईरान टकराव और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दोनों पक्षों में शांति वार्ता पर भी सहमति जताई। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को यूएस भी बुलाया था, लेकिन व्यस्तता के कारण पीएम मोदी ने असमर्थता जताई। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप को क्वाड मीटिंग के लिए भारत बुलाया है। ट्रंप ने पीएम मोदी का न्योता स्वीकार किया और भारत आने के लिए उत्सुकता जताई। ट्रंप मोदी और नए भारत के तेवर से वाकिफ हैं और फोन पर बात से मैसेज और साफ हो गया, क्योंकि मुनीर से मुलाकात में ट्रंप मोदी से हुई बातचीत का जिक्र जरूर करेंगे। मुल्ला मुनीर को बताएंगे कि आगे खतरा और बढ़ने वाला है, इसलिए या तो सुधर जाओ या फिर और मार खाने और बर्बाद होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अमेरिका तबाह होने के लिए हथियार तो दे देगा लेकिन जान बचाने नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार एक्शन में है तो दूसरी तरफ यूपी में योगी सरकार और खासकर योगी की फोर्स अवैध मस्जिद और मदरसों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। नेपाल की सीमा से सटे श्रावस्ती में पिछले महीने सैकड़ों अवैध इमारतों को जमींदोज करने के बाद एक बार फिर श्रावस्ती से लेकर संभल तक बुलडोजर गरजा और मस्जिद से लेकर मजार तक जो भी अवैध दिखा उन सबको जमींदोज किया गया। योगी राज, यूपी में नहीं बचेंगे अवैध मस्जिद मजार। जहां भी अवैध निर्माण दिखेगा बाबा का बुलडोजर चलेगा। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर एक्शन की जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं। संभल से लेकर श्रावस्ती तक बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। खासकर नेपाल सीमा से सटे यूपी के श्रावस्ती जिले में अवैध धार्मिक इमारतों पर योगी फोर्स का पीला पंजा जबरदस्त प्रहार कर रहा है। सरकारी जमीन पर बने मस्जिद, मजार और मदरसों पर बुलडोजर की ताबड़तोड़ मार पड़ रही है। ताजा तस्वीरें श्रावस्ती के जमुनाहा इलाके की हैं।
जहां इस्लामिया अरबिया अनवारुल अलून नाम से बड़ा मदरसा लंबे वक्त से चर्चा में था। पिछले महीने जब योगी फोर्स यहां के अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला रही थी तो करीब 65 साल पुराने इस मदरसे को भी नोटिस देते हुए सील कर दिया गया था। लेकिन मदरसा कमेटी ने नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील कर दी थी और हाई कोर्ट ने इस मदरसे को जारी रखने का आदेश दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद मालूम चल गया कि यह मदरसा सरकारी जमीन पर बना है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम एक बार फिर एक्शन में आई और अवैध मदरसे को चंद घंटों के भीतर ही बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें, पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 225 मदरसों, 30 मस्जिदों और 25 मज़ारों पर कार्रवाई हुई है, जबकि ईदगाहों पर भी बुलडोजर चला है। बाबा के बुलडोजर का डर ऐसा है कि मदरसे हों या मस्जिद, भाईजान अब अवैध इमारतों को खुद ही तोड़ने लगे। इसी कड़ी में संभल के चंदौसी में एक और अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चल रहा है। सड़क किनारे बनी ये मस्जिद पालिका की जमीन कब्जा करके अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने नोटिस देकर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी, जिससे डरकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने खुद ही इसे तोड़वाने का फैसला किया और मजदूर लगाकर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। अधिकारी को कहने पे आदेश दिए में अपनी मस्जिद अपने आप तोड़। नहीं, आपने उनसे अपील की थी कि वो कार्रवाई ना करें, हम खुद तोड़ेंगे। आपने मतलब ये अपील की थी? जी, हमने कह दी। चंदौसी थाना के वारिस नगर की ये 2 मंजिला मस्जिद काफी बड़े हिस्से में बनी थी, लिहाजा इसे तोड़ने के लिए करीब 2 दर्जन मजदूरों को लगाना पड़ा। सिर्फ ये अवैध मस्जिद ही नहीं, इस इलाके में बने 38 अवैध मकानों पर भी कार्रवाई हो सकती है, यानी बाबा का बुलडोजर फिलहाल रुकने वाला नहीं है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद योगी मॉडल लागू हुआ और यहां भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसी कड़ी में अगला नंबर बाटला हाउस का है, जहां पुलिस की तैयारी देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। दिल्ली की रेखा सरकार योगी मॉडल पर चल रही है। अवैध बस्तियों और इमारतों पर बुलडोजर चला रही है। अशोक विहार और गोविंदपुरी के बाद अगला नंबर है बाटला हाउस का, जहां पिछले महीने की 26 तारीख को ही डीडीए ने डिमोलिशन का नोटिस चिपकाया था, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई थी। और अब दिल्ली पुलिस की टीम बाटला हाउस की गलियों की रेकी कर रही है, ताकि जब बुलडोजर एक्शन शुरू हो तब किसी तरह की परेशानी न हो। मैप है, जो मैप हाथ में लिया हुआ है एसएचओ जामिया नगर ने, और उस मैप के हिसाब से ही जो है जो गलियां हैं, अंदर की जो गलियां हैं जितनी, उन गलियों पे कहाँ पे बैरिकेड लगाया जाएगा, कहाँ पे चीज़ें होंगी, किस तरीके से जो तैयार किया जाएगा पूरा रास्ता, उन सभी चीज़ों की तैयारी जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ परसों रात को भी देर रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास दिल्ली हाईकोर्ट ने काफ़ी लोगों को यहाँ पर राहत दी थी, जिसमें खसा नंबर 279 के भी लोग हैं। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस कहाँ पे बैरिकेड करना है, कितना एरिया कॉर्डन ऑफ करना है, कहाँ से लोगों को निकालना है, कहाँ से लोगों को रोकना है, उन सभी चीज़ों का जो इंतज़ाम है, वो बंदोबस्त है, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार की शाम को भी पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे और ड्रोन से निगरानी कर रही थी, जिससे इलाके के लोगों में बुलडोजर कार्रवाई के डर से हड़कंप मच गया। बटला हाउस में रहने वाले 15 लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की नोटिस के खिलाफ स्टे दिया था। आज भी कुछ लोगों ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है, जिसमें उम्मीद है कि उन्हें भी राहत मिल जाएगी। बहुत अच्छा हो रहा, अल्लाह ताला से वो बना। आप जहाँ बैठे इस पर भी स्टे मिला है? हाँ, स्टे मिला, इसका भी स्टे मिल गया है। हाँ, लिखित रूप में मिला, हाँ कल मिल गया। हाँ, अभी और कितने लोग बचे और कितने लोगों को स्टे मिल चुका है? 8-10 आदमी बचे, बाकी सबको मिल गया। 8-10 आदमी बचे? हाँ, बाकी सबको मिल गया। उनको तो सबको मिल गया, जो मतलब 283, हाँ जिनके गलत था उनको भी सबको मिल गया। और जो ये है इनको भी मतलब जो है ना मिल गया है। उम्मीद क्या लग रही है कोर्ट से? कोर्ट से सबको मिल जाएगा, आशियाना नहीं चलेगा। हाँ, आशियाना नहीं चलेगा, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। मगर इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ताकि अगर कोर्ट ने बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दिया तो उसकी तामील में देरी ना हो। सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। अब खबर योगी फोर्स के एक और एक्शन। मेरठ के कुछ मंचरों ने उत्तराखंड की बेटी से छेड़खानी की, तो योगी फोर्स से सबक सिखाया, और सबक भी ऐसा सिखाया कि इस रिपोर्ट में आपको देखना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो उत्तराखंड के रुड़की मंगलौर हाईवे का है,
जहां रात के अंधेरे में वैन में सवार कुछ मनचले बाइक पर जा रही लड़की को अश्लील इशारे करते नजर आए। लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद इन शोहदों का योगी फोर्स ने क्या किया, ये भी देख लीजिए। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। ये पूरा वाकया जानने से पहले आप इतना जान लीजिए कि वैन में सवार शोहदे यूपी के मेरठ से हैं और बाइक चला रही लड़की उत्तराखंड की, जिसने इन शोहदों की हरकत को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रात में ट्रैवल करना पड़ा, बिकॉज मैं उत्तराखंड पहुंच रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है मुझे ये सब। इन मनचलों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि बाइक सवार लड़की के हेलमेट में लगे कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो रही है। और तो और लड़की ने अपने मोबाइल से वैन का नंबर हाईलाइट करके फोटो भी खींच ली। देख लो भाई, ये यूपी के बदमाश यहाँ पे उत्तराखंड में आ वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। ये है इनका गाड़ी का नंबर और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो ही चुकी है। दरअसल ये लड़के मेरठ से हरिद्वार घूमने जा रहे थे। बाईपास पर इन लड़कों को महिला बाइकर दिखी, जिसके बाद ये महिला को अश्लील इशारे करने लगे। महिला बाइकर ने पूरी घटना मिडिल ईस्ट की आग अब इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयावह और खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में जहां कभी जिंदगी की रफ्तार थमती नहीं, आज वहां लाखों लोग अपने घर बार, अपनी पहचान, अपना सब कुछ छोड़कर भागे। क्या इजराइल से दावत लेकर ईरान पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है? इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने खुलेआम इजराइल ही नहीं अमेरिका को धमका दिया, लेकिन इजराइल ने साफ किया कि खामनेई का अंत मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल। क्या जंग अब एक नई इबारत लिखने जा रही? विश्व युद्ध का प्लॉट क्या तैयार हो चुका है? देखिए। खलीफा का ऐलान जंग, विश्व युद्ध की ओर कदम। पश्चिमी एशिया से मिडिल ईस्ट तक आसमान में बमबारी और मिसाइलों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाज और धमाकों की गूंज से नागरिकों में दहशत। लोग जान बचाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल में बमबारी के साथ जुबानी जंग जोरों पर। ये जुबानी जंग तब और तेज हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को तेहरान छोड़ने की चेतावनी दी। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरानी खलीफा भड़क उठे और इसलिए खलीफा ने कट्टर दुश्मन इजराइल पर खुलकर निशाना साधा। खलीफा ने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है, यहूदी शासन पर अब कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। ईरानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के लिए इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। खलीफा ने कहा कि इजराइल ने गंभीर गलती की और उसे इसकी सजा मिलेगी। वो इतने पर नहीं रुके। जिस अंदाज में ट्रंप ने तेहरान खाली करने की चेतावनी दी, उसी तरह ईरान ने इजराइल को तेल अवीव खाली करने की धमकी दी। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ईरान तेल अवीव के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला कर चुका है। ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है, क्योंकि अगर ईरान तेल अवीव के सिविलियंस पर अटैक करता है तो अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर खलीफा के अंत की तारीख के ऑर्डर पर ट्रंप दस्तखत करेंगे। ऐसा कहने के पीछे इजराइल के इस बयान को समझते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खलीफा को धमकी देते हुए कहा कि खामनेई तानाशाह हैं और तानाशाहों की कहानी जैसी होती है। खामनेई का हाल भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। इसराइल कैट्स ने कहा कि 2006 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, उसी तरह ईरान के लोग ही खामनेई को फांसी पर लटकाएंगे। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ में है, क्योंकि इस जंग में अमेरिका की एंट्री होनी तय मानी जा रही है। ट्रंप ने ऐलानिया लहजे में कहा कि अब पूरी तरह से अंत होगा, सिर्फ सीज फायर तक मामला नहीं रुकने वाला। लेकिन खलीफा ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका को भी खुली चेतावनी दी। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो उसे भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। खामनेई ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ईरानी जनता से धमकी की भाषा में बात नहीं की जा सकती। जो लोग ईरानी जनता के इतिहास जानते हैं वो समझते हैं कि हम ताकत की भाषा मंजूर नहीं करते, क्योंकि ईरानी जनता उस युद्ध का डटकर सामना कर रही है जो उन पर थोपा गया। ईरानी आर्मी को जनता का समर्थन है। मतलब ये कि अब सिर्फ 2 या 3 देशों का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ताकत और रणनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है, क्योंकि दुनिया अब 2 गुटों में बढ़ चुकी है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी देश हैं, तो ईरान के पास रूसी हथियार और इस्लामिक देशों का मौन समर्थन है। ये सच कि अब तक कोई भी मुस्लिम देश खुलकर ईरान के साथ नहीं आया, लेकिन इजराइल के हमले का सभी ने खुलकर विरोध किया। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका का गुस्सा और पश्चिमी देशों की ताकत है, तो दूसरी तरफ ईरान और इसके सीने में जलती बदले की ज्वाला।
सवाल ही कि क्या सिर्फ दो देशों की जंग है या पूरी दुनिया को एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। जंग का बढ़ता हुआ तूफान के इतिहास में एक और महायुद्ध की वजह बनेगा, क्योंकि एक गलत कदम दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के कगार पर, क्या एक बार फिर हम इतिहास के सबसे भयानक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, क्या सचमुच ईरान का अंत शुरू हो चुका है? क्या वाकई मिडिल ईस्ट की जंग अब निर्णायक मोड़ पर? क्या तेहरान की सड़कों पर पसरा सन्नाटा ईरान की हार का ऐलान? और क्या मुस्लिम दुनिया की चुप्पी ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका भी है? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का कार्ड, जिस पर ईरान ने सबसे ज्यादा दाम लगाया, वो पूरी तरह फेल हो गया। अब अमेरिका का एक कदम इस जंग में टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। ट्रंप ने पहले खलीफा को ललकारा, तेहरान खाली करने की चेतावनी दी, और अब अमेरिकी फाइटर जेट की फौज मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका सीधी जंग में कूदता है तो ईरान की संपूर्ण तबाही कोई रोक नहीं पाए। ईरानी खलीफा का अंत करीब, खामनी पर ट्रंप का वर्ल्ड ऑर्डर। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका के एंट्री के संकेत मिलते ही बरादर मुल्कों ने खलीफा का साथ छोड़ दिया। ईरान का मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड फेल हो गया। जिनके दम पर खामनेई हुंकार भर रहे थे, वो सारे भाईचारे वाले कंधे धीरे धीरे खिसक रहे। हो सकता है खामनेई ईरानियों के लिए आयतुल्ला हों, लेकिन फिलहाल ट्रंप की लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार है। आयतुल्ला अली खामनेई के पास गिने चुने घंटे, या कह सकते हैं कि उंगलियों पर गिने जाने वाले दिन हैं, क्योंकि ट्रंप ने ठान लिया कि खामनेई का खात्मा होकर रहेगा। खलीफा का गुरूर खत्म करने के लिए ट्रंप ने प्लान सेट किया। ट्रंप की पहली नजर ईरान के परमाणु ठिकानों पर। सबसे पहली बात फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट की। इसमें 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है, जो यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। इसके बाद समझते हैं कि नतांज एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। इस एटमी प्लांट में 14,000 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, जो यूरेनियम को 60% तक एनरिच करता है। ईरान का तीसरा और बहुत अहम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है इस्फहान। इस्फहान में यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार किया जाता है। साथ ही रिएक्टर के लिए फ्यूल और परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम मेटल का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान का बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत खास, और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ईरान का यह अकेला चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रूस के ईंधन से चलता है। इसी बीच इजराइल ने अमेरिका का काम थोड़ा आसान किया, और दावा तो यह किया जा रहा है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान और उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर कई हमले किए हैं। इजराइल के ताजा हमले में ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ का दावा यह कि सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन प्लांट को तहस नहस कर दिया गया। इजराइल ने ईरान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अभी एक अहम न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से बची है, और वह है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। इस प्लांट को अमेरिका क्यों बड़ा खतरा मानता है, जरा ये भी समझते हैं। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट दरअसल ईरान की सबसे सीक्रेट और बहुत ज्यादा सुरक्षा वाली न्यूक्लियर साइट में से एक है। तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव के पास पहाड़ के नीचे छिपी हुई इस जगह को हवाई हमलों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया। 80 से 300 फीट अंडरग्राउंड में है फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। ये एक हैवी सिक्योरिटी वाला बेस है, और बेस इतना मजबूत कि हर तरह के हवाई हमले को झेल सकता है, और सिर्फ अमेरिका के पास ही इसे तबाह करने की क्षमता है। इजराइल के पास इस एटमी बेस को तबाह करने की ताकत नहीं। ईरान का यह बेस अब रूस की S-300 सिस्टम समेत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की सुरक्षा में है। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुशहर में मोसाद के जासूस को गिरफ्तार किया। IRGC का दावा ये कि दोहरी नागरिकता रखने वाले जासूस खुद को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बता रहा था, और बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों की फिल्में बना रहा था। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो विमान मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए, उनकी ताकत कितनी है और वो कितने घातक है। सबसे पहली बात बंकर बस्टर B-2 स्टेल्थ विमान की। ये विमान बिना ईंधन भरे 10,000 किलोमीटर तक एक बार के ईंधन में उड़ान भरने की ताकत रखता है। इतना ताकतवर कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को पलक झपकते ध्वस्त कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम से लैस विमान है। इसे गिराए गए बम धरती के अंदर 60 मीटर तक गहराई तक जाते हैं और सब तबाह कर देते हैं। मतलब ये कि अमेरिका जब चाहे 80 फीट अंदर जमीन में स्थित फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा शक्तिशाली स्टेल्थ जेट है F-35B। इसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट कहते हैं। ये विमान
वर्टिकल लैंडिंग और शॉर्ट टेक ऑफ की ताकत से लैस है। साथ ही अल्ट्रा सेंसर से लैस है ये घातक विमान। अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान बहुत ताकतवर। इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, मतलब पूरी तरह से कंप्यूटर से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही उसकी इजेक्शन सीट सिर्फ 30 डिग्री पर झुकी है, जिससे पायलट पर जी फोर्स का प्रभाव यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये विमान AIM-9 और AIM-120 जैसी मिसाइल से लैस है। अमेरिका F-22 फाइटर जेट सुपर क्रूज जो जमीनी हमले में माहिर है, इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिहाज से बनाया गया। इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस की ताकत है, साथ ही थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्निक से लैस है। इसी वजह से तेजी से दिशा बदलने की ताकत भी रखता है। विमान 20 mm तोप और JBU-32 बम ढोने की ताकत रखता है। अमेरिका का F-15E स्टेल्थ विमान काफी दूरी से निशाना लगाने की ताकत रखता है। इसके साथ ही इसमें ज्यादा पेलोड ले जाने की ताकत है और इतना शक्तिशाली कि इस पर 12 AMRAAM मिसाइल लोड की जा सकती है। Z News।